आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे साइक्लोन के बारे में। अभी कुछ कुछ दिनों के बाद ऐसा अनुमान लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल के आसपास, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के आसपास एक फिर से उष्णकटिबंधीय चक्रवात टकराने वाला है और इस चक्रवात का नाम रखा गया है यास। और इस चक्रवात का नाम रखा है ओमान ने, और यास का मतलब होता है सोरो, दुख। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे साइक्लोन या उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनता कैसे है, उसका नामकरण कैसे किया जाता है। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय चक्रवात को विभिन्न जगहों पर किन किन नामों से जाना जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो ये जो हमको इमेज दिख रहा है, ये जो इमेज जो है, ये है उष्णकटिबंधीय चक्रवात का। ये जो बीच में जो एरिया हमको दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात की आँख या आई। और ये कैसे होता है? ये होता है निम्न दाब का क्षेत्र होता है, निम्न दाब का क्षेत्र होता है। और ये जो जगह होता है, यह शांत होता है और ये धीरे धीरे क्या करता है, आगे बढ़ने लगता है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कहाँ पर पहुँचता है? तट के पास पहुँचता है। फिर से एक बार इमेज देख लेते हैं अपन। ये तो सपोज यहाँ चक्रवात उत्पन्न हुआ, चक्रवात यहाँ पे बना और यहाँ से वो ट्रेवल करते हुए कहाँ पहुँचेगा? ये इस जगहों पे पहुँचेगा वो। अभी जो चक्रवात जो पैदा हुआ है, ये बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हो रहा है। इससे पहले जो चक्रवात आया था वो अरब सागर में आया था। इसका नाम था तोक्ते और उसका नाम दिया था म्यांमार ने। तो भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों जगहों पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है। और इसके लिए आवश्यक दशाएं क्या क्या हैं, तो उसको देख लेते हैं क्या क्या दशा हैं इसको उत्पन्न होने के लिए। पहला तो है वृहद समुद्री सतह। फिर उसके अलावा जो दूसरा कंडीशन है वो ये है कि समुद्री सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, कोरियालिस बल की उपस्थिति हो, लंबवत पवनों की गति में अंतर कम होना, कमजोर निम्न दाब का क्षेत्र या निम्न स्तर का चक्रवाती परिसंचरण होना, समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण। तो इतने सारे कंडीशन है किसके निर्माण के लिए? उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण के लिए। एक बार फिर से अच्छा समझते हैं। अब ये वाला अगर हम मैप देखें तो हम देखते हैं तो अभी कौन सा मौसम चल रहा है? अभी चल रहा है मई का मौसम। तो उस वजह से क्या होता है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप होती है, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जा रहता है और यहाँ पे गर्मियों का मौसम चलते रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो समुद्र का जो तापमान होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो इस वजह से क्या होता है कि अगर समुद्र में किसी हिस्से पे 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक का टेम्परेचर हो चुका है, तो वहाँ पर क्या होगी? हवा गर्म हो जाएगी। गर्म होकर हवा ऊपर की ओर उठेगी। ऊपर की ओर क्यों उठेगी? ऊपर की ओर इसलिए उठेगी क्योंकि हवा हल्की हो जाएगी। हवा हल्की होकर ऊपर की ओर उठेगी, ये इस तरह से ऊपर की ओर उठेगी हवा। अब हवा जब ऊपर की ओर उठेगी तो यहाँ वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। और हम जानते हैं कि प्रकृति में कभी भी निर्वात की स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती। तो ये इस खाली जगह को भरने के लिए आजू बाजू से बड़ी संख्या में क्या आएंगी? ठंडी पवनें आएंगी। ठंडी पवनें आएंगी आजू बाजू से बड़े पैमाने पर। तो इस वजह से क्या फॉर्मेट होगा? इस वजह से फॉर्मेट होगा चक्रवात का। तो चक्रवात के लिए क्या स्थिति सबसे इंपॉर्टेंट तो ये होना चाहिए, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होनी चाहिए। 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो हवा जो है गर्म होकर ऊपर की ओर उठ जाएगी। और जब हवा गर्म होकर ऊपर की ओर उठेगी तो आसपास की जो ठंडी हवाएं होंगी वो जो रिक्त स्थान होगा उसे भरने के लिए दौड़ के आएंगी। तो इस प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या निर्मित हो जाएगा? इस प्रक्रिया के फलस्वरूप निर्मित हो जाएगा चक्रवात। तो इस तरह से भारतीय उपमहाद्वीप में चक्रवात का निर्माण होता है। अब भारतीय उपमहाद्वीप में जो चक्रवात होता है वो बंगाल की खाड़ी में भी होता है और अरब महासागर में भी होता है। लेकिन बंगाल की खाड़ी का जो चक्रवात की जो इंटेंसिटी या तीव्रता होती है वो अरब सागर के चक्रवात की इंटेंसिटी से ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? उसका कारण ये है कि इस क्षेत्र विशेष में, मतलब हम देखें बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र विशेष में अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि यहाँ बहुत सारी नदियाँ आती हैं। इसमें गंगा है, उसके अलावा ब्रह्मपुत्रा भी है, इसमें जाके समाती है, फिर महानदी है, कावेरी है। तो इस तरह से बड़ी बड़ी नदियाँ इसमें जाके समाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर होता है, मीठा जल होता है। इसकी वजह से इसका जो नमकीनपन होता है वो कम होता है।
कम होने की वजह से इसका इवापोरेशन या वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। वाष्पीकरण ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ निर्मित होंगी। अगर हमें अरब सागर को देखें तो यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी नदियाँ जो हैं आके नहीं समाती हैं। छोड़ नर्मदा को अगर हम छोड़ दें तो कोई भी उतनी बड़ी नदी नहीं है जो आके इस क्षेत्र विशेष में समाती होंगी। इस वजह से यहाँ के पानी का खारापन ज़्यादा होता है। खारापन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे वाष्पीकरण कम होता है। वाष्पीकरण कम होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो पैदा होंगे उसकी इंटेंसिटी कम होगी। हालांकि अभी ग्लोबल वार्मिंग के चलते ये क्षेत्र विशेष भी क्या होते जा रहा है, गर्म होते जा रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे जो आने वाले जो चक्रवात हैं उनकी तीव्रता भी बढ़ रही है और फ्रिक्वेंसी में भी वृद्धि हो रही है ना। जैसे कि अभी हम तौकते को देखें तो पहले जो इस रीजन में जो आता था उष्णकटिबंधीय चक्रवात वो पोस्ट मानसून पीरियड के बाद आता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि पिछले सालों से हम देख सकते हैं कि जो मानसून जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो आ रहे हैं वो प्री मानसून पीरियड में आ रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है, तो मौसम वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यह इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये क्षेत्र विशेष की में भी टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, समुद्र का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात की फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों बढ़ रही है। तो अब देखते हैं कि इनका नामकरण कैसे किया जाता है। तो इसका नामकरण करने के लिए एक संगठन का निर्माण किया गया है और संगठन का निर्माण विश्व मौसम विभाग, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग, एशिया व प्रशांत पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन द्वारा किया जाता है। इस पैनल में 13 देश हैं। कौन कौन से 13 देश है, तो देखेंगे भारत, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरबिया, यूएई और अमन। और इसमें से जो 13 जो देश है ये 13 नाम सुझाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास कितने नाम आ जाते हैं, इस तरह से हमारे पास 160 नाम आ जाते हैं और बारी बारी से देश के हिसाब से नामकरण किया जाता है। अब चक्रवात का नाम क्यों रखते हैं, क्योंकि नामकरण से वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, आपदा प्रबंधक टीमों और आम जनता के लिए चक्रवातों को पहचानना व समझना आसान हो जाता है। अगर किसी क्षेत्र में 2 तूफान एक साथ आ रहे हों तो इससे भ्रम की स्थिति नहीं बनती है। सपोज म्यांमार में तूफान आ रहा है, चक्रवात आ रहा है, और भारत में चक्रवात आ रहा है, तो दोनों का नाम अलग अलग रहेगा तो हम जान जाएंगे कि ये वाला जो चक्रवात है म्यांमार में आ रहा है और ये वाला जो चक्रवात है भारत में आ रहा है। तो इसीलिए चक्रवात का क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है। आपदा चेतावनियां जारी करने और भविष्य में पिछले चक्रवातों को उल्लेख करने में नामकरण के कारण आसानी होता है। चक्रवात का नाम हमेशा सरल और छोटा रखा जाता है और यह ध्यान रखा जाता है कि इनका अर्थ सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील ना हो या इनका भड़काऊ अर्थ ना हो। जैसे अभी जो यास करके जो बंगाली खाड़ी में जो आ रहा है तूफान, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो आ रहा है यास, तो यास करके जो तूफान आ रहा है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात आ रहा है, इसका नाम किसने रखा है, इसका नाम रखा है ओमान ने। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सोरो, दुख। और इससे पहले जो अरब सागर में जो तौकते करके आया था उसका नाम रखा था म्यांमार ने। और कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। साइक्लोन के 3 प्रकार होते हैं। अगर हवा की गति 74 मील प्रति घंटे से कम होगी, 74 मील प्रति घंटे से अगर कम होगी तो ट्रॉपिकल साइक्लोन कहलाएगा। अगर 75 से 120 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से आएगा तो वो सीवियर साइक्लोन कहलाएगा। और अगर 120 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से आएगा या उससे अधिक रफ्तार से आएगा तो वो सुपर साइक्लोन कहलाएगा। तो अभी जो यास करके जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो आ रहा है उसे सुपर साइक्लोन की श्रेणी में रखा जा रहा है। अब और देख लेते हैं। हिंद महासागर में जो पैदा होता है, हिंद महासागर में जो चक्रवात आता है उसका नाम चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। पश्चिमी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत महासागर में जो आता है उसका नाम हरिकेन है, उसका नाम हरिकेन है। पश्चिमी प्रशांत महासागर दक्षिणी चीन सागर में आता है उसका नाम टाइफून है। ऑस्ट्रेलिया में जो आता है उसका नाम विली विली है। तो इसकी जो मेथड है इसको बनाने की वह सेम है, लेकिन क्षेत्र विशेष के नाम से इसका अलग अलग नाम रखा गया है।
मैप के हिसाब से भी देख लेते हैं। ये तो इस क्षेत्र विशेष में जो आएगा वो साइक्लोन कहलाएगा। हिंद महासागर के आसपास वाले एरिया में जो आएगा, ऑस्ट्रेलिया के आसपास के एरिया में जो आएगा, इस तरफ के ऑस्ट्रेलिया के पास का विलेज विलेज बोलेंगे हम। दक्षिण चीनी सागर में जो आएगा उसको हम टाइफून बोलेंगे। इस रीजन में जो आएगा पश्चिमी अंटार्कटिक महासागर के रीजन में आएगा उसे हम हरिकेन कहेंगे। तो इस तरह से क्षेत्र विशेष के नाम पे अलग अलग नाम रखा गया है और ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि दक्षिणी चीन सागर में आने वाले चक्रवात का क्या नाम है, तो टाइफून। ऑस्ट्रेलिया में आएगा तो क्या नाम होगा, विलेज विलेज। भारत के आसपास आएगा तो क्या होगा, वो साइक्लोन। नॉर्थ अमेरिका के ऊपर आसपास आएगा तो वो क्या होगा आपका, हरिकेन। और चक्रवात के बारे में एक बात और ध्यान रखना है कि जैसे ही चक्रवात तटों की ओर पहुंचने लगता है उसकी गति कम होने लगती है। क्यों कम होने लगती है, क्योंकि इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, चक्रवात को इसको एनर्जी मिलती है जल से। तो जैसे जैसे ये तट की ओर जाते जाएंगे, तट से टकराते जाएगा, वैसे वैसे इसकी एनर्जी कम होती जाएगी और धीरे धीरे इसकी रफ्तार कम होके ये समाप्त हो जाएगा। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात को जो ऊर्जा होती है वो जल से मिलती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का जो निम्न दाब का क्षेत्र होता है उसे उसकी आंख कहते हैं और यह निम्न दबाव का क्षेत्र होता है, और इसके आसपास को जो एरिया होता है उच्च दबाव का क्षेत्र होता है। और जैसे ही ये तट पर टकराता है वैसे ही इसकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है और उष्णकटिबंधीय चक्रवात समाप्त हो जाता है। और जैसे जैसे ये आंख आगे की ओर बढ़ती जाती है वैसे वैसे बहुत तेज वर्षा होती जाती है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपने साथ बहुत तेज वर्षा भी लेकर आती है। तो इस बात को भी हमें अच्छे से ध्यान रखना है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे।